देखेंगे कि जजमेंट राइटिंग में कैसे लिखना है। कुछ स्टेजेस है, कुछ बिंदुज है, वो आपको नोट करने हैं। ये सब चीज़ें जो है वो हमें इस क्रम में, इस ऑर्डर में है वो लिखनी है। जैसे आपको जजमेंट राइटिंग के अंदर सबसे फर्स्ट जो होगा वो आपको नेम ऑफ कॉम्पिटेंट कोर्ट, फर्स्ट बिंदु आपका क्या होगा, नेम ऑफ कॉम्पिटेंट कोर्ट, सक्षम न्यायालय का नाम। ये सबसे पहले जो है वो आएगा। इसके बाद जो सेकंड नंबर में जजमेंट में थोड़ा चार्ज से अलग है, यहां नेम ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर एंड डेजिग्नेशन देयर टू, ये भी आएगा। नेम ऑफ मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूं, पीओ, पीओ मीन्स प्रिजाइडिंग ऑफिसर एंड डेजिग्नेशन। पीठासीन अधिकारी जो है, पीठासीन अधिकारी का नाम, प्रतीकात्मक नाम, एक्चुअल नाम नहीं, क्या सिंबॉलिक नाम लिखना है हमें, और उनका पदनाम भी। और पदनाम में दो बातें ध्यान रखनी, यदि मैजिस्ट्रेट है तो आरजेस, और सेशन जज या एडिशनल सेशन जज है तो डिस्ट्रिक्ट जज कैडर, जिला न्यायाधीश संवर्ग, ये जो है वो डेजिग्नेशन है वो लिखा जाता है। थर्ड जो है क्रिमिनल ओरिजिनल केस नंबर, क्रिमिनल ओरिजिनल केस नंबर या सेशंस केस नंबर, केस नंबर और ईयर, सीएनआर नंबर और ईयर। थर्ड जो पॉइंट बनेगा आपका आपराधिक मूल प्रकरण संख्या और वर्ष, या इसकी जगह क्या आ सकता है, सेशंस, सेशन प्रकरण संख्या, वर्ष, CNR नंबर और ऑब्लिक वर्ष। नेक्स्ट जो पॉइंट होगा स्टेट वर्सेस नेम ऑफ अक्यूज्ड एंड पर्टिकुलर्स। उन्वान जिसको हम कहते हैं, राज्य बनाम अभियुक्त का नाम, एवं उसकी विशिष्टियाँ। विशिष्टियों का मतलब एज, उसकी रेजिडेंस, फादर्स नेम आदि, एक्सेप्ट कास्ट, जाति नहीं मेंशन करनी उसको छोड़ के। नेक्स्ट ऑफेंस अंडर सेक्शन आईपीसी, बीएनएस और स्पेशल और लोकल लॉ। अपराध अंतर्गत धारा, उस धारा के बाद कंसर्न लॉ का नाम, भारतीय दंड संहिता या भारतीय न्याय संहिता
या अन्य कोई विशेष विधि या स्थानीय विधि। नेक्स्ट, presence of advocates। अधिवक्ता गण की उपस्थिति। learned PP, additional PP, APP on behalf of the prosecution, on behalf of the state, and learned advocate M and etc. for accused, for defense। इस तरीके से मेंशन होगा। अगला जो स्टेज आएगा, 7th पॉइंट, द वर्ड जजमेंट। जजमेंट वर्ड सेंटर में लिखा जाएगा और अंडरलाइन होगा। देन डेट ऑफ जजमेंट, डेट, मंथ और ईयर। जजमेंट के जस्ट नीचे वाली लाइन में सबसे लास्ट में जाके राइट साइड में जो है वो डेट ऑफ जजमेंट है वो मेंशन होगी। इसके बाद जो है पैरावाइज जजमेंट स्टार्ट होगा। कितने हुए थे पॉइंट वहां तक? 8th, यस। अब जो है वो पैरावाइज जजमेंट है वो स्टार्ट होगा। मैं इसको 9 नंबर दे रहा हूं, बट नंबरिंग अभी से स्टार्ट होगी। ये सब विदाउट नंबर थे, इनके आगे कोई नंबरिंग नहीं थी। अब नंबरिंग स्टार्ट होगी, तो वहां तो एक्चुअल जजमेंट में तो 1 नंबर से स्टार्ट होगा, बट यहां मैं 9th नंबर पे लिख रहा हूं। तो इसमें सबसे पहले जो है वो क्या होगा, ब्रीफ फैक्ट्स ऑफ केस। मामले के जो है संक्षिप्त तथ्य क्या है, ये इस पैरा नंबर फर्स्ट जो होगा जजमेंट का 9th नंबर की स्टेज है, उसमें वो लिखा जाएगा कि ये इस तरीके से इस तारीख को इस अक्यूज ने इस पर्सन के अगेंस्ट ये एक्ट किया जो है, और उसमें FIR दर्ज हुई, उसमें इन्वेस्टिगेशन हुआ, चार्जशीट है वो फाइल की गई और कोर्ट में कॉग्निजेंस लेके और प्रोसीड किया। यहाँ तक की सारी स्टोरी जो है इस वो फर्स्ट नंबर जो पॉइंट आएगा जजमेंट का, और अपन जो डिस्कस कर रहे हैं इसमें 9th नंबर की स्टेज पे डिस्कस होगा। 10th जो है वो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज और सब्सटेंस ऑफ एक्यूजेशन। आरोप की विरचना या आरोप सारांश, इससे कंसर्न रहेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट होगा, एविडेंस ऑफ प्रोसिक्यूशन। अभियोजन ने ट्रायल के दौरान कौन कौन सी ऑरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पेश की, या कोई कंप्लेंट केस है लाइक 138 NI वगैरह, तो परिवादी ने जो है वो कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्री और ऑरल एविडेंस है वो पेश की कोर्ट के सामने, ये इस नेक्स्ट स्टेज में 11th पॉइंट में आएगी। देन
बीएनएसएस का कौन सा प्रोविजन है ये? 340 51 सर। कंफर्म है 351? यस सर। ठीक है। बयान मुलजिम, एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज अंडर सेक्शन 313 और 351, 313 ऑफ सीआरपीसी और 351 ऑफ बीएनएसएस। अभियुक्त की परीक्षा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इसकी धारा 351, 351 कर लिया ना यहाँ तक का नोट? अगले पेज पे आ रहा हूँ मैं। 12 था ना लास्ट पॉइंट? यस। 30 एविडेंस ऑफ डिफेंस। अक्यूज ने जो है 315 सीआरपीसी में स्वयं को परीक्षित करवाया या अदर विटनेसेस कोई ऑरल या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस डिफेंस एविडेंस में पेश किए। ये 313 के एग्जामिनेशन के बाद अगला जो पैरा होगा वो इस पर रहेगा। नहीं पेश हुई है तो फिर आर्ग्यूमेंट पे आ जाएंगे, और पेश की है उसने डिफेंस एविडेंस तो ये एक पैरा बनेगा डिफेंस एविडेंस का। आर्ग्यूमेंट, क्या स्पेलिंग है आर्ग्यूमेंट के? आर्ग्यूमेंट बहस। दोनों पार्टीज ने जो है पीपी, एडिशनल पीपी या एपीपी, उसने क्या है वो आर्ग्यूमेंट किए कन्विक्शन के एटसेट्रा के, और डिफेंस लॉयर ने एक्विटल एटसेट्रा की क्या आर्ग्यूमेंट किए। ये एक पैरा में 2 से 3 लाइन में आपको मेंशन करना होगा। देन 15th जो पॉइंट है वो पॉइंट्स फॉर डिटरमिनेशन। पॉइंट फॉर डिटरमिनेशन, औदार्य प्रश्न। क्या पॉइंट फॉर डिटरमिनेशन बनते हैं क्रिमिनल केस के अंदर? वेदर बाय दिस एक्टर्स रियस और बाय दिस मेंस रिया accused has committed the offense under these sections of the IPC or BNS etc. स्पेशल लॉ, लोकल लॉ। ये फर्स्ट पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन बनता है, मीन्स ये ऑफेंस किया है क्या अक्यूज ने, और दूसरा बनता है व्हाट वुड बी द प्रॉपर पनिशमेंट देयर टू। इसके लिए यदि किया है, साबित हो रहा है, तो फिर प्रॉपर पनिशमेंट क्या हो उसके लिए। ये 2 पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन बनते हैं क्रिमिनल केस के अंदर। देन एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस। स्पेलिंग देख लेना आप, है ना, एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस। साक्ष्य की विवेचना। कोर्ट जो है एप्रिशिएट करता है एविडेंस, एनालिसिस करता है कि क्या पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन नंबर फर्स्ट था, वेदर ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड बाय दिस, ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड बाय द अक्यूज। इसमें प्रोसिक्यूशन के एविडेंस, डिफेंस एविडेंस वगैरह जो है उसको देखने के बाद कोर्ट जो है वो किस बात को जो है वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट मानता है, ऑफेंस होने वाली बात को मानता है या डाउटफुल है स्टोरी। तो ये जो है वो कोर्ट अप्रिशिएट करता है कि ये एविडेंस पेश की जिसके ऊपर कोर्ट ये रिलाई अपॉन कर रहा है, या रिलाई अपॉन करने का या जो है बिलीव करने का कोई ग्राउंड नहीं है, ये जो है वो कॉन्ट्राडिक्शन है स्टेटमेंट एटसेट्रा में, कोरोबरेट नहीं हो रही है, उसकी संपुष्टि या तायद है वो नहीं हो रही है। तो कोर्ट जो है वो उसमें अप्रिशिएशन करता है कि इस
है वो इस पॉइंट पर डिटर्मिनेशन के संदर्भ में ये एविडेंस लीड हुई, डिफेंस ने ये लीड की और प्रोसिक्यूशन या कंप्लेनेंट ने ये लीड की और कोर्ट की ओपिनियन ये है इस पर। लास्ट में जो अगला बिंदु आएगा उसमें कोर्ट अपना कंक्लूजन देगा अप्रिशिएट करने के बाद। 17th जो है वो ये एक साथ भी हो सकता है, इस 16 के साथ भी और अलग से भी हो सकता है। कंक्लूजन, कंक्लूजन ऑफ कोर्ट, न्यायालय का निष्कर्ष। कोर्ट किस कंक्लूजन पे पहुंचता है? ऑफेंस साबित होने वाले कंक्लूजन पे पहुंच रहा है या बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव नहीं होने वाले कंक्लूजन पे पहुंचता है? ऑफेंस किया है इस कंक्लूजन पे पहुंच रहा है या ऑफेंस साबित नहीं हुआ उसके खिलाफ इस कंक्लूजन पे पहुंचता है? जो कुछ भी कोर्ट का निष्कर्ष है वो आएगा। और देन 18th ऑर्डर। अल्टीमेटली कोर्ट क्या करने जा रहा है? कन्विक्शन या एक्विटल। कोर्ट जो है अल्टीमेटली क्या करने जा रहा है, न्यायालय क्या आदेश करने जा रहा है, उस कंक्लूजन के बेसिस पे जो है दोष सिद्धि या दोष मुक्ति। देन 19th सिग्नेचर of presiding officer and seal of the court। हिंदी में जो है पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर, एवं न्यायालय की मुद्रा। यदि केस कन्विक्शन का है तो एक पैरा और कंडीशनल है, ये कन्विक्शन का ऑर्डर करेगा तो एक पैरा और जो होगा वो क्या होगा? सेंटेंस, दंडादेश जो है इसका एक अलग से पैरा बनेगा पनिशमेंट देने का। और लास्ट जो है जजमेंट, प्रोनाउंस इन ओपन कोर्ट या हैव बीन प्रोनाउंस इन ओपन कोर्ट। सो एंड सो डेट, ये एक स्टेटमेंट जो है और आएगा। हिंदी में आप लिख दें, ये मैं इसको ऊपर लिख देता हूं हिंदी में। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाए जाने, इसका एक कथन आएगा। और एक लास्ट पॉइंट और लिखते हैं आप 22, अगेंस्ट सिग्नेचर ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर एंड सील ऑफ द कोर्ट। पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा। ये जो पॉइंट है कौन सा सेंटेंस वाला, ये कंडीशनल है, ये कन्विक्शन के केस में ही आएगा। अगर एक्विटल है तो टोटल 21 पॉइंट ही होंगे और कन्विक्शन है तो 22 हो जाएंगे। एक्विटल है तो ये वाला पैरा नहीं आएगा, फिर सीधा जजमेंट है वो ओपन कोर्ट में प्रोनाउंस किया जाना ये आएगा। और कन्विक्शन है तो एक पैरा बढ़ जाएगा सेंटेंस का। तो ये एक आपको सिनोप्सिस दिमाग में रखनी है, ये हमें जजमेंट देखना है, इन सभी चीज़ों को टच करना है। ये सभी जो बिंदु हमने जो 1 by 1 पॉइंट्स में 1 to 22 में देखे हैं,
22 या 21, एक्विटल के केस में 21 और कन्विक्शन के केस में 22। इन सभी बिंदुओं को आपको अच्छे से लिखना है। कॉम्पिटेंट कोर्ट का नाम आपको लिखना होगा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर का नेम और डेजिग्नेशन मेंशन करना होगा, क्रिमिनल ओरिजिनल केस नंबर या सेशन केस नंबर और ईयर CNR नंबर ये भी लिखने होंगे। देन जो है वो स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस अक्यूज और उसके पर्टिकुलर्स ये आपको मेंशन करने होंगे। उसके बाद ऑफेंस कौन से सेक्शंस में है, IPC, BNS या किसी लॉ में पोक्सो, SC, ST, NDPS, एक्साइज, आर्म्स एक्ट एटसेट्रा वो मेंशन होगा, IT एक्ट आदि। देन इसके बाद जो है प्रेजेंस ऑफ द एडवोकेट्स, अधिवक्ताओं की जो है उपस्थिति जो मेंशन होगी वो लर्नर्ड PP और एडिशनल PP और APP फॉर प्रोसिक्यूशन और स्टेट एंड लर्नर्ड सो एंड सो एडवोकेट फॉर डिफेंस ये मेंशन होगा। उसके बाद जजमेंट वर्ड लिखा जाएगा सेंटर में, थोड़ा सा बड़ा लिखना होगा, अंडरलाइन करना है। उसकी अगली लाइन में लास्ट में जाके राइट साइड में डेट ऑफ द जजमेंट, जिसमें डे, मंथ और ईयर तीनों चीज़ें मेंशन करनी है। उसके बाद एक्चुअल जजमेंट स्टार्ट होगा। ये सब फॉर्मेटिंग थी। एक्चुअल जजमेंट में पहला जो पैरा बनता है, जो हमने 9th से स्टार्ट किया था, वो एक्चुअल जजमेंट का फर्स्ट पैरा है। नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होगी। ये सब चीज़ें जो 8th पॉइंट हमने देखे ये विदाउट नंबर है, इनमें कोई नंबर लिखना नहीं है, बट ये दिमाग में आपको नंबरिंग रखनी है ताकि आप उन सभी चीज़ों को करेक्टली लिख पाएँ। फिर जब पैरा नंबर फर्स्ट स्टार्ट होगा तो उसमें क्या होगी, प्रोसिक्यूशन की स्टोरी, संक्षेप में ब्रीफली कंसाइसली है प्रोसिक्यूशन स्टोरी। और प्रोसिक्यूशन स्टोरी में क्या, ऑफेंस होने से लेके FIR दर्ज करवाना, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होना, चार्जशीट फाइल होना, इवन कॉग्निजेंस तक की सारी स्टोरी जो है वो फर्स्ट पैरा के अंदर आ जाएगी। सेकंड पैरा आपका चार्ज से कंसर्न रहेगा, ये चार्ज उस पर बनाए गए या एज पर लॉ चार्ज फ्रेम किए गए, रीड ओवर एंड एक्सप्लेन एंड ट्रायल हैज बीन कमेंस एटसेट्रा, या सब्सटेंस ऑफ एक्यूजेशन जो है अभियोग सारांश। क्योंकि आपसे जब चार्ज और जजमेंट दोनों पूछ रहे हैं तो आपको रिपीट नहीं करना है चार्ज तो ऑलरेडी आपने ऊपर बना रखा है, तो इसलिए उसमें 2 लाइन में ही कंक्लूड करना है कि चार्ज हैव बीन ड्यूली framed against the accused and read over and explained to him and the trial has been commenced against the accused person in respect of the said charges। ये जो है अभियुक्त को जो है वो विधि अनुसार आरोप विरचित कर सुनाया और समझाया गया और वो विचारण है वो प्रारंभ हुआ। इस तरीके से 1 या 2 लाइन में आपको जो है वो कंक्लूड करना है चार्ज को या अभियोग सारांश को। फिर प्रोसिक्यूशन ने क्या एविडेंस एड्यूस किए कोर्ट के सामने, ऑरल और डॉक्यूमेंट्री, वो मेंशन करनी है आपको। अगले पैरा में 313 का एग्जामिनेशन, जो वर्तमान में 351 BNSS, बयान मुलजिम या अभियुक्त की परीक्षा। फिर अगली स्टेज आ जाएगी डिफेंस एविडेंस, प्रतिरक्षा का साक्ष्य। ये क्रिमिनल के अंदर 80% फाइलें जो है जो मजिस्ट्रेट ट्राइबल केसेज है उसमें तो डिफेंस एविडेंस पेश ही नहीं होती। सेशन ट्रायल में जरूर पेश होती है या वो मजिस्ट्रेट ट्रायल में नहीं होती। तो यदि प्रॉब्लम में दे रखी है कि कोई सरसरी एविडेंस या डिफेंस एविडेंस हैज़ नॉट बीन प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट, तो आपको वो पैरा लिखने की जरूरत ही नहीं है डिफेंस एविडेंस। उसी में 313 वाला जो एग्जामिनेशन था, एक लास्ट लाइन ऐड कर देनी है आपको, नो डिफेंस एविडेंस हैज़ बीन प्रोड्यूस बाय द अक्यूज। और फिर अगले पैरे पे आ जाना आपको आर्ग्यूमेंट पे। बहस क्या की, PP या एडिशनल PP या APP ने क्या की कन्विक्शन करने के लिए उसको एज पर लॉ पनिश करने की, और डिफेंस लॉयर ने क्या की, ये सब मटेरियल कॉन्ट्राडिक्शन है, बियॉन्ड रिजनेबल डाउट ट्रू नहीं है केस, इसलिए एक्विट किया जाए, दोषमुक्त है वो किया जाए। 2 लाइन में कंक्लूड करना है आपको, बहुत लंबा चौड़ा आर्ग्यूमेंट नहीं लिखना है। उसके बाद आपको आना है पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन पर, अवधारी प्रश्न पे। आगे जजमेंट एक्चुअल पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन कैसे बनते हैं क्रिमिनल के अंदर जजमेंट राइटिंग में। वेदर से स्टार्ट होते हैं, वेदर बाय दिस एक्टर सीरियस एंड मेंस रिया अक्यूज हैज कमिटेड द ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन या दिस सेक्शन ऑफ द BNS, IPC और एनी अदर लॉ। एंड सेकेंड पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन बनता है व्हाट वुड बी द प्रॉपर पनिशमेंट। ये यदि कृत्य था इसका, इसके आधार पर यह अपराध इसने किया, क्या ये अपराध इसने किया है, एक तो ये विचारणीय बिंदु बनेगा, और दूसरा ये बनेगा कि यदि किया है मीन्स साबित हो रहा है, तो फिर उसको दंड कितना दे, मैक्सिमम पनिशमेंट दे रखा है वो दें, मिनिमम दें, या प्रोबेशन पर रिलीज करें या एडमोनिशन पर रिलीज करें, या वो क्या करे पनिशमेंट के संदर्भ में। ये भी एक पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन जो है वो बनता है। फिर कोर्ट की बारी आती है, एक्चुअल बारी, साक्ष्य का विश्लेषण, परीक्षा, एप्रिसिएशन, विश्लेषण आदि जो है विवेचना। और वो विवेचना उन पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन, फर्स्ट जो पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन होता है उसके रेफरेंस में होती है कि ये जो चार्जेस थे इसके खिलाफ, इसके संबंध में ये प्रोसिक्यूशन ने जो एविडेंस लीड की या कंप्लेनेंट ने एविडेंस लीड की,
और ये डिफेंस एविडेंस लीड किए। इस दोनों एविडेंस को देखने के बाद जो है वो कोर्ट क्या इस पे अपना व्यू दे रहा है, क्या प्रोसिक्यूशन बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करने में सफल रहा है, सक्सेस रहा है, या प्रोसिक्यूशन फेल रहा है और डाउटफुल है स्टोरी। जो कुछ भी है कोर्ट का अप्रिसिएशन आएगा। इसमें भी बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चलना है, शॉर्ट में चलना है, क्योंकि समय आप लोगों के पास बहुत कम होगा। आपको 20 से 25 मिनट में जजमेंट, 2 जजमेंट पूछेंगे आपसे, एक ऑर्डर राइटिंग पूछ सकते हैं, उसके साथ जजमेंट पूछ लेंगे, और दोनों जजमेंट भी पूछे जा सकते हैं। तो 2 जजमेंट का मतलब 4 चीज़ें हो गई। पहले तो चार्ज फ्रेम करना, फिर जजमेंट लिखना, फिर दूसरे क्वेश्चन में चार्ज या सब्सटेंस ऑफ एक्यूजेशन बनाना, फिर जजमेंट है वो लिखना है। तो आप ज़्यादा टाइम दे नहीं पाएंगे। 20 से 25 मिनट एक सवाल के लिए आपके पास रहेगा। तो मैक्सिमम आपको 45 से 50 मिनट में आपने दोनों प्रश्न जो है वो आपको अच्छे से अटेंड करने हैं। तो बहुत ज़्यादा लिखना शुरू कर देंगे तब तो निकल जाएगा आधा पौन घंटा एक ही प्रश्न पर। हमें प्रश्न भी दोनों अटेंड करने हैं और ऐसा कुछ लिखना है जिसमें हमें मैक्सिमम मार्क्स भी मिल जाए। तो थोड़ा शॉर्ट में चलना पड़ेगा। साक्ष्य की विवेचना के बाद कोर्ट का निष्कर्ष क्या है, कोर्ट अपना व्यू देगा। उसके अंदर वो निष्कर्ष डिटर्मिनेशन के साथ भी आ सकता है, सॉरी उस एप्रिसिएशन के साथ भी आ सकता है। आप है वो अलग से पैरा भी बना सकते हो। मेरी राय तो है कि साथ में ही बना दो, ताकि कुछ है वो बच जाएगी जगह आपको। वो सारी एप्रिसिएशन करने के बाद है वो न्यायालय जो है इस साक्ष्य के आधार पर ये उचित, या वो न्यायालय को ऐसा उचित प्रतीत होता है कि ये अभियोजन है युक्तियुक्त संदेह से परे ये अपराध है वो साबित किया है अभियुक्त के विरुद्ध, या अभियोजन असफल रहा है और गवाहों के कथन में जो है वो भारी विरोधाभास है, सारवान विरोधाभास है, इसलिए जो है वो अभियोजन जो है वो असफल रहा है युक्तियुक्त संदेह से है वो साबित करना। देन फिर कोर्ट का ऑर्डर आएगा कि यदि साबित है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट तो कन्विक्शन का ऑर्डर होगा, और असफल रहा है प्रोसिक्यूशन तो दोष मुक्ति का होगा। तो दोष सिद्धि या दोष मुक्ति क्या करने जा रहा है कोर्ट, वो है वो मेंशन 1 या 2 लाइन में मेंशन होगा। उपयुक्त निष्कर्षानुसार जो अब वो कंक्लूजन था उसके बेसिस पे अक्यूज सो एंड सो, फादर्स नेम, एज, रेजिडेंट ऑफ एटसेट्रा को इन ऑफेंसेस के लिए कन्विक्ट किया जाता है, दोष सिद्ध किया जाता है, या इन चार्जेस से उसे जो है एक्विट किया जाता है, दोष मुक्त किया जाता है, ये मेंशन होगा। फिर प्रिजाइडिंग ऑफिसर इस कंक्लूजन के बाद एक बार पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर और मुद्रा आएगी। दोष मुक्ति का ऑर्डर है तो सीधा आ जाएगा ये जजमेंट जो है ओपन कोर्ट में इस डेट को आफ्टर सिग्नेचर और सील है वो प्रोनाउंस किया गया। और कन्विक्शन है तो फिर ये सिग्नेचर वंस होने के बाद सेंटेंस है वो सेंटर में लिखा जाएगा, अंडरलाइन होगा। फिर सेंटेंस पे दोनों पार्टीज को सुना, फिर कोर्ट का कंक्लूजन क्या है, मैक्सिमम पनिशमेंट देना चाहिए या लीनियंट रहना चाहिए, और फिर अल्टीमेटली क्या पनिशमेंट दे रहा है कोर्ट, वो सब है वो मेंशन होगा। और फिर उसके बाद 2-4 लाइनें और लिखी जाती है जो आगामी जो जजमेंट हम पढ़ेंगे उसमें मैं बताऊंगा। और फिर लास्ट में जाके जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के सिग्नेचर और सील जो होंगे, और ओपन कोर्ट में ये जजमेंट एंड सेंटेंस प्रोनाउंस किया गया ये भी है वो मेंशन होगा। तो ये जो है एक सिनॉप्सिस जो हमने 22 और 21 जो पॉइंट्स पढ़े हैं, एक्विटल के केस में 21 और कन्विक्शन के केस में 22, ये एक शॉर्ट स्टोरी आपके दिमाग में रखनी है आपको इस जजमेंट लिखने के लिए, ये हेल्प करेगा आपके लिए। इन्हीं को आपको फिर जो है कुछ बिंदु तो बस शॉर्ट में जितना लिखा उतना ही आएगा, और कुछ को जो है वो जहाँ से एक्चुअल जजमेंट स्टार्ट होगा जो है वो नंबरिंग से ब्रीफ फैक्ट्स ऑफ प्रोसिक्यूशन उनको एक्सपांस करना होगा, थोड़ा थोड़ा उनको बढ़ा के है वो लिखना होगा।